हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फुल कोर्स और बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में हम लोग ये 10 चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन ऑलरेडी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें हमने लगभग 30 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। आज हम कैपिटल बस्टिंग को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की क्विज भी प्रोवाइड करा दी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी एमसीक्यू क्विज में भी पार्टिसिपेट कर लेना। इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग टोटल 52 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 में पूछे गए थे। कहने का मतलब अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मैंने ले लिए हैं और कैपिटल बस्टिंग के सभी मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स को भी हम डिस्कस करेंगे और जो अदर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी डिटेल में हमारा वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। 1-1 घंटे के 3 वीडियोज़ रहेंगे और जो क्विज है वो भी 3 रहेगी, पार्ट वाइज क्विज रहेगी वीडियो के हिसाब से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो कोर्स आप लोगों ने परचेज किया है, इस कोर्स को परचेज करने के बाद आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम के लिए फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चाहे वो सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम हो, इंडियन ऑयल का एग्ज़ाम हो या आरपीएससी ग्रेड 1 का एग्ज़ाम हो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजन होते हैं उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन अलग बात है और फाइनेंसिंग डिसीजन अलग बात है। तो फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन किस बात से रिलेटेड होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड होते हैं मनी एक्वायर करने से रिलेटेड। कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के सोर्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर बैंक वगैरह से लोन लेना। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा सोर्स बेस्ट रहेगा, किस में हमारी कॉस्ट कम आएगी, किस में हमारी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। तो फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड है मनी एक्वायर करने से रिलेटेड। और फाइनेंसिंग डिसीजन को हम डिस्कस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। फिर सेकंड चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन रिलेटेड होते हैं डिविडेंड से। आप लोगों को पता है यदि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं, लॉसेज भी होते हैं। यदि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो कंपनी के पास पैसा बचेगा और उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी। बिजनेस में लगाएगी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, शेयर होल्डर के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन डिविडेंड नहीं देने के लॉस भी हो सकते हैं, कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से शेयर की मार्केट प्राइस कम भी हो सकती है। तो डिविडेंड वाले चैप्टर को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मिक्स आते हैं जिसमें हमें सभी चैप्टर की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सभी चैप्टर को कंबाइंड करके देखें। तीसरा हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में किया जाए। मान लीजिए कंपनी के पास 5 लाख रुपीज़ के फंड्स है, तो उन फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कंपनी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना फ़ायदा ज़्यादा हो, तो ये हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेनली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। वैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक ब्रॉड चैप्टर में न केवल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आते हैं बल्कि अदर चीज़ें भी आती है। अब सबसे मेन चीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही कहा जाता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो यहाँ पर मैंने आपको कैपिटल
बस्टिंग का मीनिंग बता दिया है। कैपिटल बस्टिंग हम किसे कहेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग डिसीजन इस बात से रिलेटेड है कि मनी हम कहाँ से एक्वायर करें। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन इस बात से रिलेटेड है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या नहीं किया जाए। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वाले को ही हम कैपिटल बस्टिंग कहते हैं, जिसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सोर्स बढ़िया रहेगा मनी एक्वायर करने के लिए। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन इस बात से रिलेटेड है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि ये शेयर की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस बात से रिलेटेड है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है और लॉन्ग टर्म वाले को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के नाम से जानते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं शॉर्ट टर्म वालों से। ऐसा क्यों होता है? देखो मान लीजिए आपको एक मोबाइल परचेज करना है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको एक मोबाइल परचेज करना है और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक कार परचेज करनी है। तो कार परचेज करने को हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मान रहे हैं और मोबाइल परचेज करने को हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मान रहे हैं। देखो जनरली ऐसा होगा कि एक इंसान लाइफ में एक बार ही कार खरीदता है। हो सकता है आपके पास ज़्यादा पैसे हो और आप हर 2 साल में कार चेंज करते रहते हो, और मोबाइल इंसान 2 या 3 साल में चेंज करता रहता है। कुछ इंसान हो सकते हैं जो 10 साल भी मोबाइल चलाएं। तो मोबाइल परचेज करना शॉर्ट टर्म और कार परचेज करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम मानकर चल रहे हैं। तो देखो कार परचेज करने वाला डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे मोबाइल वाले से। मोबाइल वाले में आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करोगे कि कौन सा मोबाइल परचेज करें, लेकिन कार वाले में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है। आपको मकान परचेज करना है तो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग वहाँ पर लगाओगे। ये इरिवर्सिबल होते हैं। देखो मोबाइल को आप 1.5-2 साल में चेंज कर लोगे, आपका नुकसान हुआ तो कितने का हुआ? 8, 10, 15 हज़ार रुपये का। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों में इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इरिवर्सिबिलिटी होती है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप अपने डिसीजन को रिवर्स कर पाए। आप बोलोगे कि रिवर्स तो कर सकते हैं, कौन हमें रोकेगा? देखो यदि आप रिवर्स करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा यदि आप फिर से कार चेंज करोगे तो। और ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं, इसलिए हमको ज़्यादा दिमाग लगाना है और इनसे हमारा ROI इफेक्ट होता है। एक तो कंपनी को एक वर्कर को अपॉइंट करना है तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजन है, लेकिन यदि कंपनी नई फैक्ट्री लगा रही है तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है जो हमारे ROI को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन कम इन द एम्बिट ऑफ। तो क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है और जो लीवरेज डिसीजन है वो इनमें से किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग डिसीजन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर हमारा कैपिटल बस्टिंग है, फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, हमें कहीं ना कहीं तो पढ़नी ही पड़ेगी और कैपिटल बस्टिंग से ये चीज़ें रिलेटेड है, इनको मैं रिलेट करूँगा, इसलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में आपको ज़्यादा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसका मतलब है आरओआई को ज़्यादा करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करना, या फिर एनुअल प्रॉफिट को ज़्यादा करना। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट है। जो शेयर होल्डर शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ते हैं वो प्रॉफिट पर ध्यान देता है। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी का दूसरा नाम होता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं कंपनी की नेटवर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, या इसी का ही बिल्कुल ईजी सा मीनिंग है इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस को बढ़ाना। यदि इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, और नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस तो बढ़ ही नहीं सकती, वो तो उतनी ही रहेगी जितनी इशू प्राइस है। अब देखो, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, और आपको ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में से, दोनों को सेलेक्ट नहीं करना हो, तो आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ही सेलेक्ट करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सेलेक्ट नहीं करना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सुपीरियर ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा है कि आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, तो आपको दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन है हमारा, ये सभी 52 क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं सभी आपके कोड नंबर 8 और 17 के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से क्रिएट नहीं किया है। विच वन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो हमें बताना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एक ही बात है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन बाहर से आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। जो मैंने बता दिया उसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट है उनमें से कुछ क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर ने नोट्स में नहीं लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो क्लास में बताता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब है इक्विटी शेयर की एमपीएस को बढ़ाना। तो ऐसी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें कंपनी डिसाइड करती है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो करंट में फंड्स है, करंट फंड्स का मतलब आप लोग ये मत मान लेना करंट असेट्स, जो हमारे पास करंट में फंड्स हैं उनको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म असेट्स में। और लॉन्ग टर्म असेट्स में हम एफिशिएंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि हमें फ्यूचर में अच्छे से बेनिफिट होता रहे। तो हम ये मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एफिशिएंटली लेना ही कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहलाता है। अब देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जैसे हम कोई नई फैक्ट्री या प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो भी हमारी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। या फिर हम किसी एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं, कोई बड़ी एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। 4G हम बंद करके 5G लाना चाहते हैं तो हम हमारे टावर वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत आ जाती है। तो क्या स्टेप रहेगी, सबसे पहले होगा प्रोजेक्ट जनरेशन। हमने डिसाइड किया कि हमें 4G स्टार्ट करना है। जैसे BSNL है, वो तो अभी तक 3G में ही खेल रहा है, अभी तक 4G उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो मान लो BSNL सोचते हैं कि हम डायरेक्टली 5G स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अब प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाएगा कि ऐसा करने से फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, या फिर हमारे पास जो फंड्स हैं वो हम कहीं और लगा दें। फिर हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम सिलेक्शन कर लेंगे हमारे प्रोजेक्ट का, फिर हम उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद भी हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप का क्या मतलब है, हम कंटिन्यूसली ये देखते रहेंगे कि हम जिस तरीके से हमने सोचा था उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई वीकनेस तो नहीं है। अगर कोई भी कमी है तो उसे हम दूर करेंगे और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश हम करेंगे। तो ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की प्रोसेस होती है। तो बिल्कुल आसान सी हमारी प्रोसेस थी।
अब हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बस्टिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। तो जो कैपिटल बस्टिंग के स्टेप्स है उन्हें हमें सीक्वेंस में करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा प्रोजेक्ट जनरेशन, उसके बाद हम करेंगे प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद फॉलोअप होगा। तो 3 2 1 5 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मान लीजिए कि हमें 80% इस चैप्टर में से इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कैपिटल बस्टिंग में से थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कैपिटल बस्टिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाऊँगा। सभी मेथड का कम से कम हम एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आज जो हम 52 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने वाले हैं, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल, बाकी सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन हमें अच्छे से समझना है और न्यूमेरिकल को भी समझना है, तभी हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ट्रेडिशनल हो सकते हैं, जिन्हें हम नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स भी कहते हैं। सेकेंड, डिस्काउंटेड मेथड होते हैं जिसमें हम परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और कंपाउंडिंग मेथड्स होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं डिस्काउंटेड क्या होता है और कंपाउंडिंग क्या होता है, पहले हम ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का मीनिंग समझेंगे। आप लोग इस चार्ट का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। इन सभी मेथड्स को पढ़ने से पहले ही हम 10-12 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 10-12 क्वेश्चंस आपके इसी चार्ट से हो जाएंगे। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी चार्ट से हम 10-12 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई परसेंट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। 3 मेथड होते हैं, पेबैक मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, और फिर हमारा होता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड हमारा होता है ARR। फिर डिस्काउंटेड मेथड के अंदर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और कंपाउंडिंग के अंतर्गत आता है टर्मिनल वैल्यू। तो देखो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना तो वैसे ही डिस्काउंटेड मेथड है। आई होप आपको ये चार्ट याद हो गया होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। कहने का मतलब हमें ट्रेडिशनल या फिर नॉन डिस्काउंटेड मेथड बताना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये जो 3 मेथड है हमारे, ये डिस्काउंटेड मेथड है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड मेथड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर कौन से मेथड डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब कौन से हमारे डिस्काउंटेड मेथड है। इस तरीके से हमें कोड दिए गए हैं। कहने का मतलब या तो 2 ऑप्शन सही है या फिर हमारे 3 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन सही नहीं है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और EPS। तो देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा डिस्काउंटेड मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी है, ARR नहीं है और EPS तो हमारा कैपिटल बस्टिंग का कोई मेथड ही नहीं है। तो B और C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि कौन कौन सी हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है। ऑप्शन में हमें
तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कहने का मतलब तीन हमारे करेक्ट है, केवल एक यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बिल्कुल हमारा डिस्काउंटेड मेथड है, एनपीवी भी डिस्काउंटेड मेथड है, एआरआर डिस्काउंटेड मेथड नहीं है, आईआरआर हमारा डिस्काउंटेड मेथड है। तो 1, 2, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड, प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड का मतलब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हो गया, इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बताना है कि कौन सा डिस्काउंटेड मेथड नहीं है, पेबैक मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पेबैक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा नॉन डिस्काउंटेड या ट्रेडिशनल मेथड है, बाकी सभी हमारे डिस्काउंटेड मेथड है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर कैपिटल बस्टिंग। ये क्वेश्चन जानना चाहता है कि इनमें से कौन कौन से कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो कौन कौन से मेथड होते हैं। पे बैक पीरियड मेथड होता है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड होता है, एआरआर मेथड होता है। इसके अलावा हमने देखा था डिस्काउंटेड पे बैक मेथड होता है, एनपीवी मेथड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, आईआरआर होता है, और लास्ट हमारा टर्मिनल वैल्यू मेथड होता है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे मेथड होते हैं। तो पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर, सी वाला हमारा कैपिटल बस्टिंग का मेथड नहीं होता है। तो 1, A, B, D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि कैपिटल बस्टिंग के ये सभी मेथड होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले पे बैक मेथड को। तो स्टूडेंट देखो, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है कि पे बैक पीरियड मेथड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो इस मेथड में हमारा जो आंसर आएगा, फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो पीरियड में आएगा। कहने का मतलब हमारा आंसर डेज में आ सकता है, ईयर्स में आ सकता है, मंथ्स में आ सकता है। कभी भी आंसर हमारा रुपीज़ में नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि पे बैक पीरियड मेथड का आंसर 5,000 रुपये आ रहे हैं। अगली बात, जैसे मान लो कि हमारा आंसर आ गया 6 मंथ्स आ गया। तो ये 6 मंथ्स का देखो क्या मतलब है। मान लीजिए किसी चीज़ के लिए आपने 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मान लीजिए कि मैंने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब ये 50,000 रुपये मुझे, अगर आंसर हमारा 6 मंथ है तो इसका मतलब है ये 6 महीने में मुझे मेरे 50,000 रुपये वसूल हो चुके हैं, और 6 महीने के बाद में जो भी कैश मेरे पास आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। 6 मंथ में जो पैसा मैंने पे किया था वो मुझे रिसीव हो चुका है। तो पे बैक पीरियड का मतलब है वो ईयर्स जो रिक्वायर्ड है रिकवर करने में। क्या रिकवर करने में? जो हमने कैश का इन्वेस्टमेंट किया है वो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ईयर्स में आंसर आए, डेज या मंथ्स में भी आ सकता है। ये हमारा बिल्कुल सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड का मतलब ये है कि ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, इससे ईजी मेथड नहीं है। और सेकंड बात है, ये रो मेथड है। रो मेथड क्यों है? सबसे पहली बात तो ये सबसे ईजी मेथड है, और दूसरी बात यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं की जा रही है, इसलिए इसको रो मेथड कहा जाता है। पे बैक पीरियड देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन हो सकती है जब हमारा कैश फ्लो इवन है, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब हमारा कैश फ्लो अनइवन है। कैश फ्लो इवन और अनइवन होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि मुझे मंथली 10,000 रुपीज़ वसूल हो रहे हैं। आप लोग जो कोर्स वगैरह परचेज करते हैं उसकी वजह से मुझे मंथली 10,000 रुपीज़ आ रहे हैं, तब तो ये इवन कैश इनफ्लो हो गया। और किसी महीने 10,000 आ जाते हैं, किसी मंथ 15,000 आ जाते हैं, किसी मंथ 5,000 ही आते हैं, तो वो अनइवन कैश इनफ्लो हो गया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब इवन कैश फ्लो हमारा है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट देखो कितने रुपए का किया है, 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। स्टूडेंट देखो मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है
मेरी जो एडवाइसेज होती है वो वैसे मेहनत कराने वाली होती है, इसलिए जनरली स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मेरा फोकस केवल उन 6% स्टूडेंट की तरफ है जिनको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है। जब तक पॉसिबल हो फॉर्मूला याद नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे। ये मत सोचना एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया तो कैसे होगा। फॉर्मूला याद मत करो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूले का क्वेश्चन भी हो जाएगा। यदि किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो फॉर्मूला याद कर लेना। अब मान लीजिए कि 50,000 रुपये का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑनलाइन क्लासेज के लिए। अब मंथली मुझे 10,000 रुपीज़ का कैश इनफ्लो होता है, 10,000 रुपीज़ फीस मेरी आ रही है। तो कितने मंथ में पैसे वसूल हो गए, 5 मंथ्स में पैसे वसूल हो गए। कहने का मतलब फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो तो हमने ऊपर रख दिया और जो हमारा कैश इनफ्लो था वो हमने नीचे रख दिया। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट को ऊपर रखना है और एनुअल कैश इनफ्लो को हमें नीचे रखना है। कैश इनफ्लो हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये जो मैंने आपको 10,000 रुपीज़ बताए, एक बार आप ये ईयरली मान लेना कि ये 10,000 रुपीज़ ईयरली है। और ये क्या है, ये है हमारा कैश फ्लो, कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ये 10,000 रुपीज़ जो मैंने आपको बताए हैं ये एनुअल है और ये हमारा कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है। मान लीजिए कि डेप्रीसिएशन है हमारा 2,000 रुपये, तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 8,000। और मान लीजिए कि टैक्स की रेट है 30%, तो टैक्स हमारा हो जाएगा 2,400, तो वो हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5,600। अब ये जो 5,600 है ये आप मुझे बताइए कि ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये हमारा जो कैश फ्लो है या कैश इनफ्लो है ये हमारा आफ्टर टैक्स है। और ये बताइए कि ये आफ्टर डेप्रीसिएशन है या बिफोर डेप्रीसिएशन है। ये बिल्कुल आफ्टर डेप्रीसिएशन है, ये हमने डिडक्ट कर दिए थे। अगर मैं इसके अंदर 2,000 रुपये फिर से जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर 2,000 रुपये फिर से जोड़ देता हूँ डेप्रीसिएशन वाले, तो ये हमारे हो जाएंगे 7,600। और ये जो 7,600 है ये है हमारे कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। कहने का मतलब पहले हमें नॉर्मल तरीका करना है, डेप्रीसिएशन भी माइनस कर देना है और टैक्स भी माइनस कर देना है, उसके बाद डेप्रीसिएशन को वापस जोड़ देना है। ये वाला जो कैश इनफ्लो हमारा आएगा उसको हम यहाँ पर काम में लेंगे और उसे शॉर्ट में मैं CF80 बोलूँगा, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। और बिल्कुल सही बोलें तो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन, लेकिन शॉर्ट में मैं इसको CF80 बोलने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो हमारे कैपिटल बस्टिंग के 8 मेथड हम पढ़ने वाले हैं, इनमें से सभी 7 मेथड में हम यही CF80 काम में लेने वाले हैं। केवल एक मेथड को छोड़कर ARR, वहाँ पर हम कैश इनफ्लो काम में नहीं लेते हैं, वहाँ पर हम काम में ले लेते हैं प्रॉफिट। तो आप लोगों को ये CF80 का मीनिंग याद रखना है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर समझाया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये था और इनफ्लो हमें हो रहा है CF80 हो रहा है 8,000 रुपये 10 सालों तक हो रहा है। तो 40,000 रुपये हमें कितने टाइम में वसूल हो जाएंगे, बिल्कुल 5 सालों में वसूल हो जाएंगे। फॉर्मूला आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरी कोशिश करनी है आपको फॉर्मूला याद नहीं करने की। अब देखो, यदि अनइवन कैश इनफ्लो है, किसी महीने 10,000 रुपये आ रहे हैं, किसी महीने 15,000, किसी महीने 5,000, तो हमें कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, देखो हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 रुपये का और ये जो हमें CF80 दिया हुआ है 8,000 रुपये, 12,000, 15,000, 20,000, 21,000, 24,000। कहने का मतलब 6 साल हमारी लाइफ है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है हमारा CF80 8,000, 12,000, 15,000, 20,000, 21,000 और 21,000 और 24,000। और यहाँ पर हमने इनको कम्युलेटिव कर दिया है। सबसे पहले 8,000, इसके अंदर 12,000 जोड़ेंगे तो 20,000, 15,000 जोड़ेंगे तो 35,000, 55, 76, 1 लाख। अब देखो हमें वसूल केवल कितने रुपए करने हैं पे बैक पीरियड में, केवल 50,000 रुपये ही हमें वसूल करने हैं। देखो 35,000 रुपये हमारे यहाँ पर वसूल हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए 35,000 रुपये कितने टाइम में वसूल हो चुके हैं,
3 सालों के अंदर हमारे 35,000 रुपये वसूल हो चुके हैं। लेकिन हम 4 साल हमारा आंसर बोल सकते हैं क्या? 4 साल देखो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते 4 साल? क्योंकि 4 साल में तो 55,000 रुपये वसूल हो जाएंगे, जबकि हमें केवल 50,000 रुपये ही वसूल करने हैं। तो कहने का मतलब हमारा आंसर 3 और 4 साल के बीच में आएगा, 3 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल से कम। अब 3 साल में हमें कितने रुपए वसूल हो चुके हैं? 35,000। कितने रुपए और वसूल करने हैं हमें, आप ये बताइए? 15,000 रुपये वसूल हमें और करने हैं। अगले 1 साल में कितने रुपए वसूल हो रहे हैं? 20,000। 20,000 रुपये कितने टाइम में हमें वसूल हो रहे हैं? 20,000 रुपये हमें वसूल हो रहे हैं 1 साल में। तो 1 रुपया हमें कितने टाइम में वसूल हो जाएगा? 1 रुपये हमें वसूल हो जाएगा 1 ईयर डिवाइडेड बाय 20,000। और हमें वसूल करने हैं केवल 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये कितने टाइम में वसूल हो जाएंगे? हम कह सकते हैं 0.7 ईयर्स, या फिर आप कह सकते हो 9 मंथ्स में हमें 15,000 रुपये वसूल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 ईयर्स, या फिर 3 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, या फिर हम कह सकते हैं 3.75 ईयर्स या 3 ईयर्स 9 मंथ्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। केवल एफएम के अंदर आपको 100 से ज़्यादा फॉर्मूला याद करने पड़ जाएंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स भी है, अकाउंटिंग भी है, कॉस्टिंग भी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 15 से ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने पड़े। अब देखो, पे बैक पीरियड मेथड हमारा पहला मेथड था। इस मेथड की कुछ कमियां होती है। क्या कमियां होती है? पे बैक पीरियड ख़त्म होने के बाद में जो इन्फ्लो है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा। जैसे देखो, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, अगर ये देख लीजिए, टोटल हमारा इन्फ्लो हुआ 1 लाख रुपए का इन्फ्लो हुआ, लेकिन जो पे बैक पीरियड मेथड है वो केवल 50,000 को ही कंसीडर कर रहे हैं, बाकी को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इस मेथड की कमी हो गई। सेकंड बात, ये परजेंट वैल्यू भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो जो 50,000 रुपये हमें वसूल हो गए, तो शुरुआत में जो हमने खर्चा किया है 50,000 रुपये का, वो खर्चा हमारा हो चुका है, जबकि ये जो पैसे हमारे रिकवर हुए वो 6 महीने में हुए। तो अब 50,000 की वैल्यू 50,000 थोड़ी है, जेब से तो रियल में 50,000 रुपये गए हैं, लेकिन अब जो इसकी वैल्यू है वो 50,000 से कम है। तो इस चीज़ों को भी पे बैक पीरियड ध्यान में नहीं रख रहे हैं, और ये एंटायर लाइफ को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में हम पैसे कम कमा रहे हो और बाद में पैसे ज़्यादा कमा रहे हो, तो पे बैक पीरियड तो ये कहेगा कि आपके पैसे 6 महीने में वसूल हुए हैं, तो ये प्रोजेक्ट बढ़िया नहीं है। हो सकता है 6 महीने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब देखो, ये बताओ, मान लीजिए कि 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। दोनों ही प्रोजेक्ट का हमने पे बैक पीरियड निकाल लिया, ए का भी निकाल लिया और बी का भी निकाल लिया। दोनों में ही हमने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, इसमें भी 50,000 का, इसमें भी 50,000 का। ये वाले पैसे हमारे वसूल हो रहे हैं 6 मंथ में, और ये वाले पैसे वसूल हो रहे हैं 8 मंथ्स में, और दोनों में से एक ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। तो कौन सा प्रोजेक्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पर हमारा पे बैक पीरियड शॉर्ट है वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 10 सेकंड का ब्रेक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। तो स्टूडेंट, आपने ये देख लिया होगा, और आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये पे बैक पीरियड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। तो हमें बताना है कौन सी पे बैक पीरियड मेथड की फीचर नहीं है। इट इज़ सिंपली ए मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये बोल रहे हैं पे बैक पीरियड से हमें केवल ये पता चलता है कि कॉस्ट रिकवर हुई या नहीं हुई, हमें ये नहीं पता चलता है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू, ये टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। इट डज नॉट कंसीडर द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, ये रिस्क भी कंसीडर नहीं करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट
तो देखो ये फोर्थ वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। वैसे ये जो डिफ़िकल्ट वाली बात है ये केवल थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है क्योंकि हम लोगों के पास MS एक्सेल है। और यदि आप लोग किसी कॉरपोरेट कंपनी में वर्क करते हो या फ्यूचर में करोगे तो आपको पता है हर चीज़ का फॉर्मूला फिक्स कर दिया जाता है MS एक्सेल में, और कुछ भी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, हर चीज़ बिल्कुल आसान बन चुकी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन पेबैक पीरियड मेथड द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज एडजस्टेड बाय लेसनिंग द टारगेट पेबैक पीरियड। ये बोल रहा है जो हमारा पेबैक पीरियड मेथड है इसमें हम रिस्क को कैसे रिड्यूस करते हैं, जो पेबैक पीरियड है उसे हम लेस कर देंगे। आप मुझे ये बताओ पेबैक पीरियड कम होगा तो हमारी रिस्क कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में ये बोल रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ NPV। तो देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेंसिटिविटी एनालिसिस NPV कैलकुलेट करने के काम में नहीं आता है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा सेकंड मेथड है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर पीरियड वर्ड नहीं लगा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड लगा हुआ है। तो आंसर हमारा किस में आएगा? आंसर हमारा रुपीज़ में आएगा। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये। दूसरी बात ये बात कर रहा है पोस्ट पेबैक की। तो कहने का मतलब पैसे हमारे रिकवर देखो कितने टाइम में हो चुके थे? 6 मंथ में हो चुके थे। तो कहने का मतलब ये मेथड बात करता है कि 6 महीने के बाद में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। 6 महीने तक हमने जो 50,000 रुपये कमाए उसको तो आप भूल जाओ, 6 महीने के बाद में क्या कमाया उसी को ये ध्यान में रखता है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एवरी मेथड में हम CF80 को काम में लेंगे, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। पहले आपको डेप्रीसिएशन भी लेस करना है, टैक्स भी लेस करना है, बाद में डेप्रीसिएशन को वापस जोड़ देंगे। सभी मेथड में यही करना है ARR को छोड़कर। तो पोस्ट पेबैक पीरियड के बाद में जो भी CF80 है उसका टोटल हमें लेना है। और यदि हमें इंडेक्स निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जो भी हमें पोस्ट पेबैक पीरियड के बाद में प्रॉफिट हुआ वो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, और देखो इनफ्लो हमें कितना हुआ? 5 सालों तक तो 20,000 रुपये का हुआ। कहने का मतलब शुरुआत के 5 सालों में ही हम 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। फिर अगले 5 सालों में हमने और कमाए 8-8 हज़ार रुपये, मतलब 40,000 रुपये हमने और कमाए। उसके बाद में जो स्क्रैप थी वो हमने बेच दी तो 16,000 रुपये हमने और कमाए। तो टोटल 1,56,000 रुपये हमने कमाए। अब अगर क्वेश्चन ये बोले कि पेबैक पीरियड बताओ, तो पेबैक पीरियड देखो हमारा 5 ईयर्स हो जाएगा क्योंकि हमारी कॉस्ट हमें 5 सालों में वसूल हो चुकी है। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, तो देखो 1 लाख रुपए तो हमारी कॉस्ट थी, कॉस्ट वसूल होने के बाद हमने कितने रुपए कमाए? 56,000 रुपये कमाए। आप ये भी देख सकते हो इस तरीके से भी कि कॉस्ट वसूल होने के बाद हमने ये 56,000 रुपये कमाए। साल्वेज वैल्यू भी हमें लेनी है। और यदि इंडेक्स हमें निकालना है तो देखो हमने कितने रुपए कमाए थे? 56,000 रुपये हमने कमाए थे पेबैक पीरियड के बाद में। और कितने रुपए पर कमाए हमने? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56% हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है जब तक कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं हो। तो स्टूडेंट आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही है। एक बार 2 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि जो पेबैक पीरियड मेथड होता है, सिंपल वाला जो हमारा फर्स्ट मेथड था पेबैक पीरियड मेथड, वहाँ पर हम कैसे डिसाइड कर रहे थे? जिसमें शॉर्टर पीरियड आ रहा था उसको डिसाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो हम
उसको डिसाइड करेंगे जहाँ पर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यदि प्रोजेक्ट बी में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो प्रोजेक्ट बी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल आसान सी बात है। विच वन रेफर्स टू द कैश इनफ्लो अंडर पे बैक पीरियड मेथड। तो ये बोल रहा है कि पे बैक पीरियड मेथड में हम जो कैश इनफ्लो काम में लेते हैं उसका क्या मतलब होता है। कैश फ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला हमारा मेथड है ARR। हमें जो ट्रेडिशनल मेथड है या नॉन डिस्काउंटेड मेथड है उसके अंदर 3 मेथड हमें पढ़ने थे, पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी और ARR। तो ये हमारा थर्ड मेथड है ARR। इसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अब देखो नाम से ही लग रहा है, देखो रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मतलब होता है इनकम, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रेट, तो रेट का मतलब है हमारा आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा हमेशा ही परसेंटेज में आएगा। और कहने का मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और प्रॉफिट हम किस पर निकालेंगे, प्रॉफिट हम इन्वेस्टमेंट पर ही तो निकालेंगे। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट वर्ड काम में लिया है न कि कैश इनफ्लो। तो प्रॉफिट आपको काम में लेना है। प्रॉफिट कौन सा काम में लोगे, जो नॉर्मल हमारा प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आफ्टर डेप्रीसिएशन आएगा और आफ्टर टैक्स आएगा। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है और 2,000 रुपये हमारा डेप्रीसिएशन है, तो 8,000 रुपये हमारे बचे। इसमें से 30% टैक्स यानी 2400 यदि हम माइनस कर देते हैं तो 5600 ये हमारा प्रॉफिट है। इसमें हमको ये जो डेप्रीसिएशन के 2,000 रुपये ये नहीं जोड़ने हैं, 5600 रुपये ही हमें लेने हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अगली बात इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, जो शुरुआत में हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो, और जो हमारी स्क्रैप वैल्यू है या साल्वेज वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यदि क्वेश्चन हमें बताता नहीं है साल्वेज वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू को आप 0 मान लोगे। और 0 मानने का मतलब इन्वेस्टमेंट का आधा एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया गया है 50,000 रुपये का। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें मैं कराने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल 0 लेवल से करा रहा हूँ। डिफ़िकल्ट चीज़ें करने के लिए हम आसान चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है 50,000 रुपये का, लाइफ है 5 साल और डेप्रीसिएशन हमें SLM मेथड से लगाना है। SLM मेथड से डेप्रीसिएशन लगाने का मतलब है 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हमें दे रखी है नील डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ हमें दे रखी है 5 ईयर्स, तो डेप्रीसिएशन हमारा आ जाएगा 10,000 रुपये। और हमें दे रखा है एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दे रखा है 15,000 रुपये। टैक्स रेट दे रखी है 30%। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा प्रॉफिट। यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। तो ये जो 15,000 रुपये इसमें से हम पहले डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे। डेप्रीसिएशन हमने लेस कर दिया तो कितना आंसर आया हमारा, 5,000 रुपये आया। इसमें से हमें टैक्स घटा देना है। टैक्स हमारा कितना है, 30% है, तो 1,500 रुपये हमने माइनस कर दिए, 3,500 रुपये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट था हमारा 50,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू हमें 0 दे रखी है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 25,000 रुपये हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 14%। तो आई होप आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और आपको ये मेथड समझ में आ चुका है। अब यदि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में हम कमा रहे हैं 14% और दूसरे प्रोजेक्ट में हम कमा रहे हैं 28%, तो आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करोगे। सीधी सी बात है, आप 28% वाला मेथड ही सेलेक्ट करोगे जिसमें हमारी ARR ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें ये सभी मेथड पढ़ने थे और ये तीनों मेथड हम पढ़ चुके हैं।
पेबैक पीरियड मेथड में हम क्या करते थे, जो भी हमारा CF80 था उसे हम डिवाइड करते थे हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, साल्वेज वैल्यू से हमें कुछ भी नहीं करना था। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम क्या करते थे, CF80 ले लेते थे पोस्ट पेबैक पीरियड के बाद में, और ये वाला अभी मैंने बताया कि हमें प्रॉफिट लेना है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और प्रॉफिट हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटेड और कंपाउंडिंग मेथड्स को। डिस्काउंटेड के अंदर हमें ये 4 मेथड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंटिंग क्या होता है और कंपाउंडिंग क्या होता है। तो मैं आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग का मीनिंग बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई पर्सन से आपको 15,000 रुपये लेने हैं। जो लिखा हुआ है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन आपको 15,000 रुपये देगा, लेकिन 15,000 रुपये वो कब देगा, 2025 में देगा। आप मुझे एक बात बताइए, एक तो आपको आज ही 15,000 रुपये मिल जाए, और दूसरी बात आपको 2025 में 15,000 रुपये मिले। दोनों में से किस में आपको ज़्यादा फायदा होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। तो देखो, यदि आपको आज ही 15,000 रुपये मिल जाते हैं तो आपके लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि 2025 में जब 15,000 रुपये मिलेंगे उसकी वैल्यू 15,000 रुपये नहीं रहेगी, महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन रेट के कारण, या हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट के कारण। आज मिल जाते हैं तो 2025 में वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। तो डिस्काउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो 2025 के 15,000 रुपये हैं उसकी आज अगर हम वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू कम आएगी। मान लीजिए 13,000 रुपये है, 13,000 रुपये को आज हम इन्वेस्ट कर दें तो वो 2025 में 15,000 बन जाएंगे। मतलब 2025 के 15,000 की वैल्यू आज कितनी है, 13,000। इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। दूसरी बात, यदि आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आज के 15,000 की वैल्यू 2025 में कितनी रहेगी, मान लीजिए 18,000 रहेगी, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो डिस्काउंटिंग में हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कंपाउंडिंग के अंदर हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 मेथड है, यहाँ ये मेथड डिस्काउंटेड से रिलेटेड है। यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ये वाला जो हमारा टर्मिनल वैल्यू है इसमें हम कंपाउंडिंग कैलकुलेट करेंगे, मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि 15,000 की आज वैल्यू कितनी है, तब तो ये है हमारा डिस्काउंटिंग। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि 13,000 की वैल्यू फ्यूचर में कितनी रहेगी, ये है हमारा कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग में हम हमारा पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, एनपीवी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है एनपीवी हमारा। और वैसे मेरा ये मानना है सब कुछ आपको पढ़कर जाना है, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। एनपीवी के अंदर हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो हमारे इनफ्लो है उनको हम री इन्वेस्ट कर देते हैं के रेट पर। यहाँ पर के का मतलब है केओ, क्योंकि सिर्फ के का मतलब तो केई भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केपी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, केडी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, लेकिन केवल के बोला गया है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, वैसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको डिविडेंड वाले चैप्टर में भी मीनिंग बता दिया था। ये वो रेट है, मान लीजिए हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। इसका मतलब हमारे जो इन्वेस्टर है वो हमसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10% पैसा तो हम कमाएं। यदि हम 10% भी नहीं कमाएंगे तो वो हमारे शेयर बेच देंगे, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। तो हम ये मानकर चलते हैं इस मेथड में कि जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है उसे हम री इन्वेस्ट कर देते हैं के रेट पर। जो भी फीस मेरे पास आती है उसे मैं घर पर नहीं रखता, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये हमने माना। एनपीवी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो भी इनफ्लोज है सभी के सभी इनफ्लोज उनकी हम पीवी निकालेंगे, और जो भी हमें आउटफ्लो है उनकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के
लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फैक्टर हम निकाल सकते हैं उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। यदि एनपीवी आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाता है तब तो हमें इस मेथड को सिलेक्ट करना ही है, लेकिन यदि आंसर 0 भी आता है तो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमें नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एनपीवी से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब मैंने बताया हुआ है कि इक्विटी शेयर की प्राइस बढ़ना या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होना। एनपीवी के कारण वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है ये भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। तो स्टूडेंट देखो, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। शुरुआत में हमारा इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का, लाइफ हमें बताई गई है 6 साल, और CF80 हमें दिया गया है, मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। पहले साल 2,30,000 रुपये, सेकेंड ईयर 2,28,000, 2,78,000, 2,83,000, 2,33,000 और सिर्फ 80,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट हमें 6% लेनी है और एनपीवी हमें कैलकुलेट करना है। तो आप लोग बिल्कुल देखते जाइए, ये मैंने इनफ्लो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखो, ये वाला जो इनफ्लो है 2,30,000 रुपये, ये बताइए ये हमें आज ही मिल जाएगा या 1 साल बाद में मिलेगा? ये पैसा हमें मिलेगा 1 साल बाद में मिलेगा। 1 साल बाद में मिलेगा तो आज इसकी वैल्यू कम है कि ज़्यादा है? कम है, सीधी सी बात है। इसकी वैल्यू आज 2,30,000 नहीं है, कम है। अब कितनी कम है ये डिपेंड करेगा के रेट पर डिपेंड करेगा, या फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरेस्ट रेट मान सकते हैं, इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करेगा। अब देखो, ये 2,16,980 हमने कैसे निकाले, इसके मैं आपको 2-3 मेथड बता रहा हूँ। जो सबसे बढ़िया मेथड है कॉन्सेप्चुअल, आपको कोशिश करनी है उस मेथड से करने की। तो सबसे पहले मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 में देखो क्या करना है। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये है और इंटरेस्ट रेट है 6%, तो 1 साल बाद में कितने रुपए हो जाएंगे? वो 106 रुपये हो जाएंगे। कहने का मतलब 1 साल बाद के 106 रुपये की आज वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। आज के 1 रुपये की वैल्यू कितनी है? 1 साल बाद के 1 रुपये की आज वैल्यू कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय 106। हमें निकालनी है वैल्यू 2,30,000 रुपये की। तो 1 साल बाद के 2,30,000 रुपये की वैल्यू इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 2,30,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2,16,890। ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हमारा फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय 1+R की पावर n। C का मतलब है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब 2,30,000 रुपये, डिवाइडेड बाय 1+R। 1+R का मतलब एक तो हमारा सिंपल सा है ही, R हमें दी गई है 6%, 6% का मतलब 0.06। तो यदि 1 के अंदर हम जोड़ेंगे, फिर से यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो कुछ C का मतलब हमारा हो जाएगा 2,30,000 रुपये जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, फिर 1 और 6% का मतलब 0.06, तो 1.06 हो जाएगा। क्या चाहते हैं ये? 1.06 हमारा हो जाएगा कि पावर हमें n कर देनी है। तो ये तो पहले साल की बात हो रही है तो पावर 1 ही हो जाएगी। इससे भी हमारा आंसर वही आ जाएगा 2,16,890। तीसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तीसरे मेथड में हम हमारा फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1+R की पावर n। तो यदि हम करेंगे तो कहने का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.06 की पावर n। तो यदि आप ये करोगे तो ये आएगा 0.943। ये हमने राउंड फिगर में ले लिया। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे
2,30,000 रुपये से, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 2,16,890। मुझे सबसे आसान मेथड 1 ही लगता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आसान लगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सभी फैक्टर कैलकुलेट किए। ये हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं, ये हमने मेथड नंबर 3 से कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद हम इन सबको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है। इनका हमने टोटल लगा दिया तो 11,07,917 हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है। तो देखो, आउटफ्लो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना किया था हमने, 10 लाख रुपए। आप बोलोगे कि 10 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाली। देखो, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने अभी किया है, हमने टुकड़ों में तो किया नहीं है कि 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में। यदि हम बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करते तो हमें आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन ये तो हमने अभी एक साथ प्रेजेंट में किया है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 10 लाख ही आएगी। और हमने इनफ्लो की निकाल ली तो उसका टोटल 11,07,917 आया। पैसे आए हमारे पास 11,07,917 और गए हमारे पास से 10 लाख, तो 1,07,917 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। ये हमारी एनपीवी आ गई। यदि हम एनपीवी को काम में नहीं लेते तो हम ये कंक्लूजन निकालते कि हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। हम इनका टोटल निकालते जो कि वैल्यू ज़्यादा ही आती, और उसमें से 10 लाख घटाते जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता। तो आई होप बिल्कुल आपको आसानी से ये समझ में आ चुका है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। यदि हमें ये निकालना है 0.747, या फिर मैं आपको ये बता देता हूँ 1,74,051 कैसे आए, तो वही हमारा तरीका है। सबसे देखो, यहाँ पर देखो, जो 5वां साल है, तो वो बात किसकी हो रही है, 5th ईयर की हो रही है। तो अपन कैसे निकालेंगे, हमें मेथड 1 के लिए तो ये करना पड़ेगा कि शुरुआत में हमारे पास 100 रुपये थे, फिर हमने 5% जोड़े, उसके बाद में जो भी वैल्यू आई उसके बाद फिर से 5% जोड़ोगे। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। यदि मेथड 2 की हम बात करें तो देखो कैसे आएगा, 2,33,000 डिवाइडेड बाय 1 + r। 1 + r का मतलब 1.06 हो जाएगा, की पावर n हमें करनी है तो 5 साल, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और तीसरे मेथड की हम बात करें, अगर हमें 0.747 निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.06 की पावर n हम करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 0.747। वैसे पहली संभावना ये है कि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दूसरी बात, यदि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वो जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बताए वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा, 99% संभावना है। और नहीं देता है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन। तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, कंपाउंडिंग पर, डिस्काउंटिंग पर, ए एंड बी दोनों पर, या नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर आ जाएगा डिस्काउंटिंग, बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, पॉजिटिव एनपीवी इन प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय ए फर्म मे नॉट अकर ऑन अकाउंट ऑफ। देखो, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो हमने निकाला 1,07,917, ये हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये फ़ायदा हुआ है। तो इस फ़ायदे की वजह से शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगा, और इक्विटी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि जो फ़ायदा होता है उससे उन्हीं को ही फ़ायदा होता है। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहते हैं कि इनमें से वो कौन सा है जिसकी वजह से एनपीवी नहीं बढ़ेगी, एनपीवी हमारी पॉजिटिव नहीं आएगी। तो देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है, चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, कम से कम खर्चे में काम हो रहा है। मार्केट रीच का मतलब कि जो मार्केट शेयर है हमारा वो बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है हमारा प्रोडक्ट बाकी लोगों से अलग है, बाकी लोगों का जैसा हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। इनटेंजिबल बेनिफिट, तो देखो वैसे तो चारों ही पॉइंट बढ़िया है, चारों की वजह से ही हमें फ़ायदा होगा तो एनपीवी हमारी पॉजिटिव आएगी, लेकिन फिर भी हमें एक ऑप्शन को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जो
कम अच्छा है वो हम ले लेंगे। डी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। वैसे तो इनटेंजिबल बेनिफिट यानी गुडविल वगैरह की वजह से भी हमें फ़ायदा होगा, लेकिन बाकी चीज़ों के कारण डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है और डी वाले के कारण हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है मॉनेटरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है और दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, दो रॉन्ग है। सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए एग्जाम में आप लोग गलती क्या करते हो, पहले आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हो, उसके बाद में आप कोड देखते हो, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप पहले ही ये देख लो कि दो ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। पहला पॉइंट ये बोल रहा है पे बैक पीरियड मेथड कंसीडर ऑल कैश फ्लो। तो पे बैक पीरियड मेथड सभी कैश फ्लो कंसीडर करता है क्या? नहीं करता। उसको तो केवल पे बैक पीरियड से मतलब है जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हो चुका है वहाँ पर वो बंद कर देगा, तो सभी कैश इनफ्लो को कंसीडर नहीं करता है। पे बैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, इसे तो कॉस्ट रिकवरी से मतलब है, प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब नहीं है। एनपीवी रिप्रेजेंट नेट एडिशन टू द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। बिल्कुल सही बात है, एनपीवी यदि पॉजिटिव में आएगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। ARR मेथड इनकॉर्पोरेट रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो ये बात तो फिर भी सही है कि ये रिस्क को कंसीडर कर लें, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करने के कारण हम ये मानते हैं कि रिस्क भी कंसीडर नहीं करता है। तो 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो मैंने आपसे कहा था कि एक ही क्वेश्चन है जिसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹3000, तो इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है 3000 रुपये का। फिर ये बोल रहे हैं नाउ इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ईयर एंड कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो देखो हमें कितना कितना दिया गया है। कैश इनफ्लो का मतलब हम मान सकते हैं कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कुछ भी कहा नहीं है। 1000, 1100, फिर से लिखना पड़ेगा। तो देखो 500, 1000 और 1100 ये हमारा आ जाएगा कैश इनफ्लो। और क्वेश्चन ने हमें खुद ही बता दिया है कि लाइफ हमारी कितनी दी हुई है 4 इयर्स, और हमें जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो हमें दे दिए हैं। हालांकि क्वेश्चन ने इंटरेस्ट रेट बता दी थी तो ये देने की ज़रूरत नहीं थी, ये हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ने दे दिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 0.91 दिया गया है पहले साल के लिए, फिर 0.83 हमें दिया गया है, 0.75 हमें दिया गया है और 0.68 हमें दिया गया है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 455 रुपये। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है 830 आएगा, इसमें 750 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 748। इसका आप लोग टोटल लगा लोगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 2783। तो ये देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें पीवी ऑफ आउटफ्लो चाहिए। पीवी ऑफ आउटफ्लो हमारी 3000 हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद पीवी ऑफ इनफ्लो की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें 2783 दी गई है। तो देखो पैसे तो जेब से गए थे 3000 और आए हैं केवल 2783, तो 217 रुपये का फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? हमें नुकसान हो चुका है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर बच्चे। कमज़ोर होना तो अलग बात है लेकिन बेवकूफ़ होना दूसरी बात है। यहाँ पर मैंने 3000 में से 2783 घटाए हैं, तो वो बच्चे ये कहेंगे कि टीचर ने गलत कर दिया, 3000 में से 2783 माइनस नहीं होगा, 2783 में से 3000 माइनस करो। ये तो आंसर आपका पॉजिटिव में आ गया, नेगेटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब तो प्रॉफिट होता है। देखो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैसा जेब में आया है और कौन सा पैसा जेब से गया है। 3000 जेब से गए हैं और 2783 जेब में आए हैं, तो आप पता कर सकते हो कि फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। यदि आप प्रॉफिट भी ऐसे पता करते हो कि फॉर्मूले से, तो फिर कोई इलाज नहीं है, बड़ा एग्जाम क्लियर होने की बहुत कम संभावना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है।
डिस्काउंटेड मेथड में एक मेथड हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारा मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, बिल्कुल आसान सा मेथड है। इसके अंदर हम रेशियो निकालेंगे, बिल्कुल एनपीवी के जैसे ही है। एनपीवी के अंदर हम क्या करते थे कि जो भी हमारी परजेंट वैल्यू आती थी इनफ्लो की, उसमें से हम परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस कर देते थे। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, जो परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है डिवाइडेड बाय परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कर देना है। जैसा हमने वहाँ पर किया था वैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे। आंसर आप ये बोल सकते हो कि हमारा एक तरीके से रेशियो में आंसर आ रहा है। तो रेशियो हम किसका देख रहे हैं, जो परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है और परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, इसका हम रेशियो देख रहे हैं। ऊपर इनफ्लो आएगा, नीचे आउटफ्लो आएगा। तो कहने का मतलब आंसर यदि हमारा 5:1 आ जाए, इसका मतलब इनफ्लो हमारा आउटफ्लो से 5 गुना है। यदि हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए का हमें फ़ायदा हो रहा है। यदि आंसर हमारा 1 आए या 1 से ज़्यादा आए तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। 1 से ज़्यादा आंसर आने का मतलब है फ़ायदा हमें ज़्यादा हो रहा है। और यदि एग्जैक्ट 1:1 हमारा आंसर आता है, इसका मतलब जितना फ़ायदा उतना नुकसान। 1:1 का मतलब हो गया एनपीवी 0 है, और मैंने आपको बताया एनपीवी 0 होती है तो ना फ़ायदा ना नुकसान। तब भी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। आप ये मत मानना कि एनपीवी 0 है, ना फ़ायदा ना नुकसान, तो क्यों एक्सेप्ट करें। हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि उस मशीनरी, उस प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत है। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है जो एनपीवी में हमने काम में लिया था। 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 6 साल की लाइफ है। ये हमारा इनफ्लो हुआ था, रेट हमें दी थी 6%। वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था आउटफ्लो की परजेंट वैल्यू, तो वही 10 लाख, क्योंकि एक साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट किया। परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 11,07,917 आया था। बस यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, तो आंसर हमारा 1.1 आ जाएगा। कहने का मतलब हम फ़ायदे में हैं। यदि हम 1 रुपये लगा रहे हैं तो 1 रुपये 10 पैसे का हमें इनफ्लो हो रहा है। अब देखो, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है उसे एनपीवी से बेटर माना जाता है। कहने का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को एनपीवी से ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। ऐसा क्यों? देखो, एनपीवी में क्या हुआ कि आंसर हमारा आ गया था 1,07,917 रुपये। एनपीवी में हमारा आंसर आया था 1,07,917, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर 1.07, यदि राउंड फिगर करो तो बात अलग है, ये आया। तो ये देखो 1,07,917 को हम किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते कि कितना % का फ़ायदा हुआ। आपको पता ही नहीं चल रहा कि 1,07,917 रुपये का फ़ायदा 10 लाख रुपए पर हुआ है या 10 करोड़ पर हुआ है। जबकि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है यहाँ पर हमें पता चल रहा है। आप बोलोगे कि क्या पता चल रहा है 1.07 से? देखो, 1.07 का मतलब है 1.07:1 रेशियो में हमेशा ही 1:1 हमें लगा देना है, यदि कुछ भी नहीं दे तो। इसका मतलब है यदि 1 रुपये का आउटफ्लो है तो फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये 7 पैसे का। तो जो एनपीवी है वो तो एब्सोल्यूट होता है, उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जबकि जो हमारा पीआई मेथड होता है वो रिलेटिव मेथड होता है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि बहुत सारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कहने का मतलब जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 10 लाख है, ये नहीं होकर अगर 15 लाख होता, ये नहीं होकर अगर 8 लाख रुपए होता, ये नहीं होकर यदि 12 लाख होता, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हमें 1.07 का फ़ायदा हो रहा है या फिर 5 हमारा आंसर आ रहा है या 4 हमारा आंसर आ रहा है। तो जब वेरिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ पर कंपेयर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हर चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो दो हमारे मेथड है एनपीवी मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, कौन से मेथड को क्या काम में लेना है, कब काम में लेना है। आप बोलोगे कि अभी आपने ही तो बताया था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा बढ़िया होता है तो ये काम में ले लेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ सिचुएशन में हमें एनपीवी काम में लेना पड़ेगा और कुछ सिचुएशन में हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स काम में लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे कि कौन सा बढ़िया, तो आप पीआई पर टिक कर देना। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम काम में लें इस बात पर कि कैपिटल रेशनिंग है या नहीं है। कैपिटल रेशनिंग का क्या मतलब होता है? कैपिटल रेशनिंग का मतलब है कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बढ़िया नहीं है, कंपनी के पास जो फंड्स है
वो लिमिटेड है, फंड्स लिमिटेड है, मतलब कंपनी की पोजीशन बढ़िया नहीं है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखना चाहेगी। तो यदि कैपिटल रेशनिंग है तो वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो डिविजिबल है या इनडिविजिबल है। डिविजिबल और इनडिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट केवल तभी आएगा जब दो या ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो। यदि एक ही प्रोजेक्ट है तो वो तो हमेशा डिविजिबल ही रहेगा। अब देखो डिविजिबल नॉन डिविजिबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने डिसाइड किया है कि इस दिवाली पर हमें एक तो एलईडी लेनी है बड़ी सारी और एक हमें माइक्रोवेव ओवन लेना है, दो चीज़ें हमें खरीदनी है। अब ये बताओ दोनों चीज़ें खरीदोगे या एक चीज़ खरीदोगे? क्या डिसाइड किया आपने? दोनों ही चीज़ें हम खरीदेंगे। तो ये है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट, मतलब दोनों ही चीज़ें आप खरीदोगे, दोनों को अलग अलग नहीं कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, इन प्रोजेक्ट को देख लोगे, एलजी में देख लोगे, वीडियोकॉन में देख लोगे, कोई और कंपनी है उसके अंदर देख लोगे और अलग अलग कंपनियों में देख लोगे। एलईडी अलग कंपनियों की देख लिए और जो माइक्रोवेव था वो अलग कंपनी का देख लिया और ओवरऑल आप देख लोगे किस में फ़ायदा हो रहा है किस में नुकसान हो रहा है। और डिविजिबल के अंदर मान लीजिए आपको केवल एलईडी परचेज करना है और कुछ भी आपको परचेज नहीं करना है, केवल एलईडी परचेज करना है। तो आपने देखा एलजी का एलईडी और सोनी का एलईडी, दोनों में से एक खरीदोगे या दोनों खरीदोगे? एक ही खरीदोगे। तो एक ही खरीदने का मतलब है डिविजिबल हमारा प्रोजेक्ट है। यदि आप कंफ्यूज हो गए हो तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको दोनों ही चीज़ें खरीदनी है तो वो तो हो गया इनडिविजिबल, और यदि दोनों में से एक ही चीज़ खरीदनी है तो हो गया डिविजिबल। हम कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों ही प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है। तो यदि कैपिटल रेशनिंग नहीं है, कंपनी की पोजीशन बढ़िया है, तब तो आपको हमेशा ही एनपीवी पर जाना है, सोचना ही नहीं है कि डिविजिबल है कि अनडिविजिबल है। और यदि कैपिटल रेशनिंग है, कंपनी की पोजीशन खराब है और यदि प्रोजेक्ट हमारी डिविजिबल है, इंडिपेंडेंट है, तो पीआई लगा देना, क्योंकि पीआई को आप इजीली लगा सकते हो। लेकिन इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है तो हमें एनपीवी ही लगाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम लोग नहीं लगा पाएंगे। देखो क्यों नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा आपको इसके अंदर सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि पहले आप एलईडी की 5 कंपनियां देखोगे, फिर आप माइक्रोवेव ओवन की 5 कंपनियां देखोगे, फिर आप कॉम्बिनेशन बिठाओगे कि किस में बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पर हमको पहले एलईडी वाले की एनपीवी निकालनी पड़ेगी, फिर हमें माइक्रोवेव की एनपीवी निकालनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे ओवरऑल टोटल एनपीवी किस में बढ़िया आ रही है। जबकि यहाँ पर तो हम एक सिंगल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो यदि कैपिटल रेशनिंग है तो इंडिविजिबल प्रोजेक्ट में एनपीवी पर ही आपको सेलेक्ट करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम चले गए हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। तो देखो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन बता दे आपको, केवल इतना ही बताए कि कैपिटल रेशनिंग है, एक सेकंड रुकिए, पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन हमें बता देता है कि कैपिटल रेशनिंग है और कुछ भी नहीं कहे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर आप लोग टिक कर देना। अगर क्वेश्चन बोले कि कैपिटल रेशनिंग नहीं है तो आप लोगों को एनपीवी पर टिक करना है। यदि क्वेश्चन कहे कि कैपिटल रेशनिंग है और प्रोजेक्ट हमारे डिविजिबल है, यदि प्रोजेक्ट हमारे डिविजिबल है तब हमें लगाना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और यदि प्रोजेक्ट हमारे इनडिविजिबल है तो हमें लगा देना है एनपीवी मेथड। तो आई होप अब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ चुका है, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन केस प्रोजेक्ट आर डिविजिबल। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि प्रोजेक्ट हमारे डिविजिबल है,
क्वेश्चन ने हमें कह दिया है कि जो प्रोजेक्ट है हमारे वो डिविजिबल है और कैपिटल रेशनिंग चल रही है, तो कौन सा मेथड काम में लोगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम काम में ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है कैपिटल बस्टिंग अप्रेजल क्राइटेरिया दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन ऑफ कैपिटल रेशनिंग। क्वेश्चन केवल इतना सा बोल रहे हैं कैपिटल रेशनिंग है, बता ही नहीं रहा कि डिविजिबल है कि इनडिविजिबल है, तो हमें सिंपली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कैन बी मोर एक्यूरेटली रैंक्ड। तो क्वेश्चन ने बताया नहीं है कैपिटल रेशनिंग है या नहीं है, तो यहाँ पर हम एनपीवी पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। देखो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वहाँ पर हम रेशियो निकाल रहे थे और ये बोल रहे हैं रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय क्या, तो क्या हमारा आंसर आएगा? सी हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती से बी वाले पर टिक कर देंगे। हमें आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। आप कहोगे कि हमने जो क्वेश्चन किए उनमें तो नहीं निकाली, इसलिए नहीं निकाली क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पर वंस टाइम हो रहा था। अगर एक से ज़्यादा बार इन्वेस्टमेंट होता तो हम कैलकुलेट करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन केस द फर्म मेक्स वेरिंग इन्वेस्टमेंट ऑन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन टेक्निक वुड बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो रहा है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि 10 लाख के बजाय 15 लाख का इन्वेस्टमेंट हो या 8 लाख का हो, 12 लाख का हो, तो हमें कौन से मेथड को काम में लेना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को काम में ले सकते हैं क्योंकि इससे इजीली कंपेयर हो सकता है, ये एक रिलेटिव मेथड है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इंडिकेट द करेक्ट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में नहीं बताता है, तो हमें ये बताना है कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात नहीं करता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं एवरेज एनुअल इनकम, कहने का मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है क्या? नहीं आता। इससे तो हमारा ARR आता है। इक्वेटिंग एनुअल नेट कैश इनफ्लो टू इन्वेस्टमेंट, इससे हमारा कुछ भी नहीं आता। रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो टू इन्वेस्टिंग मेकिंग इट इक्वल टू 0, ये IRR होता है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो ये हमारा PI का आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 नहीं होते हैं और क्वेश्चन हमसे यही जानना चाह रहा था, तो ABC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हमने जो भी पढ़ा वो मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। तो आप लोग एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लेना जिससे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। मैं आपको मैक्सिमम 5 या 4 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, मैंने आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन यदि क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे तो दोनों पर आप लोग टिक लगा देंगे। फिर मैंने बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये पता करते हैं कि मनी को हम कहाँ से कलेक्ट करें और इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को डिस्कस करते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हम डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट टर्म के अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ रहा था और लॉन्ग टर्म के अंदर हम पढ़ रहे थे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को। फिर मैंने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का मीनिंग बताया था, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर आज हमने मेथड्स पढ़े कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के। तो मेथड हमारे 3 टाइप्स के होते थे, ट्रेडिशनल या फिर नॉन डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड और कंपाउंडिंग मेथड। ट्रेडिशनल वाले के अंदर हमारे 3 मेथड आते थे, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक पीरियड और ARR मेथड। डिस्काउंटेड वाले के अंदर हमारे 4 मेथड आते थे, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, NPV मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और IRR। और जो हमारा लास्ट था
कंपाउंडिंग, उसके अंदर एक ही मेथड था टर्मिनल वैल्यू। आज हमने पे बैक पीरियड मेथड पढ़ा। जो पैसा हमने खर्च किया है वो पैसा हमारे कितना टाइम में वसूल हो जाता है, तो इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल रहे थे। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जब हमारा पैसा रिकवर हो गया उसके बाद हमारा कितना फ़ायदा हुआ, और यहाँ पर हम प्रॉफिट ले रहे थे आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट में हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड आज मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। एनपीवी के अंदर हम परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालते थे माइनस परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हम लोग कर देते थे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते थे। आज केवल हमने इतना ही पढ़ा है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। टोटल 3 पार्ट में हमको डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।